हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारा कोई ट्राइंगल है, हमारा कोई स्क्वायर है या अपना स्फीयर है, उसका जब एरिया फाइंड करते हैं तो कभी ना कभी हमारे मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि क्या हमारा जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि एक सदिश राशि है, या फिर एक स्केलर यानी कि एक अदिश राशि होती है ना। क्या हमारा एरिया हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है, या फिर एरिया हमारा एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और अगर नेगेटिव नंबर आता है तो वो हमें क्या दर्शा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या हमारा एरिया एक पॉजिटिव नंबर या एक नेगेटिव नंबर हो सकता है, और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर आता है तो वो हमें क्या दर्शाता है। फिर उसके बाद में हम समझेंगे कि एरिया है वो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी हो तो क्या हमें दिखाती है, अगर एरिया है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो तो वो हमें क्या दर्शाती है। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक ट्राइंगल है और हमें इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, और आपसे पूछ लिया जाए कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, यानी कि हमें किसी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट दे रखे हों, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से उस ट्राइंगल का एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें इन कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है वो दे रखी है। मान लेते हैं हमारा जो x1 y1 कोऑर्डिनेट है ये अपना है 6 6, x2 y2 है ये अपना है 2 2, एंड अपना x3 y3 है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 10 एंड 4। तो इस कंडीशन में हमारे इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे हमारे ट्राइंगल का जो एरिया है वो बराबर आ जाएगा 1/2, एंड x1 की जगह वैल्यू पुट कीजिए 6, y2 माइनस y1, y2 है अपना 2, y3 है अपना 4, प्लस x2 है अपना 2, y3 की वैल्यू है अपनी 4, y1 की वैल्यू है अपनी 6, प्लस x3 है अपना 10, और साथ में अपना आएगा y1 की वैल्यू है अपनी 6 एंड y2 की वैल्यू है 2। अब इसको जरा सोल्व कीजिए तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए 1/2, एंड यहाँ पर कितना होगा 6, एंड यहाँ पर कितना होगा -2, प्लस 2, यहाँ भी आएगा -2, प्लस यहाँ आएगा 10, और साथ में अपना आएगा 4। तो इसे हम थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1/2, यहाँ आ जाएगा -12, -4, और यहाँ आ जाएगा अपने पास 40। तो जिसको हम आगे और सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास 1/2 अपनी 24, जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू अपनी आ गई 12। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि हमारे इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और वो भी एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ हम एक बिल्कुल सेम ABC एक ट्राइंगल लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में 2 2, 6 6 एंड 10 4 है, ठीक है। परंतु यहाँ हम एक काम करेंगे, यहाँ x1 y1 और x2 y2 है, इनको हम अलग अलग मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पर x1 y1 है इसको हम मान लेते हैं 2 2 के बराबर, एंड हमारा जो x2 y2 है इसको हम मान लेते हैं 6 6 के बराबर, एंड अपना x3 y3 है वो सेम ही रहेगा। तो दोस्तों, अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि अगर x1 y1 और x2 y2 की पोजीशन अगर हम चेंज कर दें तो इस फॉर्मूले से हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया क्या आता है। तो जरा रखिए वैल्यू, देखिए हमारा 1/2 x1 क्या है, आप कहेंगे 2 है, y2 माइनस y3 है अपना 6, एंड y3 है अपना 4, प्लस x2 कितना है, x2 है अपना 6, एंड y3 है अपना 4, माइनस y1 है अपना 2, प्लस x3 जिसकी वैल्यू है अपनी 10, एंड y1 है अपना 2, एंड y2 है अपना 6। तो इसे थोड़ा और सोल्व करते हैं तो अपने पास आ जाता है 1/2, यहाँ आएगा अपने पास 2, एंड यहाँ अपने पास में आएगा 2 प्लस 6, यहाँ भी आएगा 2, प्लस यहाँ है अपने पास 10, और साथ में अपने पास -4। तो यहाँ इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू आई 4, यहाँ अपनी 12, और यहाँ अपना आया -40 आया। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आई 1/2, एंड ब्रैकेट के अंदर आएगा अपना -24। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में क्या आया -12 आया। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि हमारे इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या आ रहा है, -12 आ रहा है, जो कि क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। तो दोस्तों, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, हमारे जो ट्राइंगल है उनके कोऑर्डिनेट्स भी बिल्कुल सेम है, फिर भी यहाँ पर दोनों कंडीशनों के अंदर हमारे जो एरिया है वो अलग अलग आ रहे हैं। दोस्तों, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमारा जो एरिया आ रहा है वो एक पॉजिटिव नंबर है, जबकि सेकंड कंडीशन में हमारा जो एरिया है वो एक नेगेटिव नंबर है।
तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, इसके अंदर हम ए पॉइंट को मानते हैं x1 y1, बी पॉइंट को मानते हैं x2 y2 एंड सी पॉइंट को मानते हैं x3 y3। यानी कि हम मूव कर रहे हैं x1 y1 से x2 y2 की ओर, हमारा जो x2 y2 है उससे x3 y3 की ओर, एंड हमारा जो x3 y3 है उससे x1 y1 की ओर। यानी कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, है ना। जबकि हम सेकेंड कंडीशन के अंदर देखें तो हम मूव कर रहे हैं, देखिए हमारा बी पॉइंट है वो अपना है x1 y1, हमारा ए पॉइंट है वो है x2 y2 एंड अपना सी पॉइंट है x3 y3। यानी कि हम कौन सी डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, आप कहेंगे हमारा बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर, उसके बाद ए से सी की ओर, और फिर लास्ट में हम जा रहे हैं सी से बी की ओर। यानी कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यानी कि हम जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारा जो एरिया आ रहा है वो एक नेगेटिव नंबर है। दोस्तों यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो एरिया पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो एरिया है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमारे रोटेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि हमने कौन सी डायरेक्शन से एरिया है वो डिफाइन करना शुरू किया। हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा, उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो एरिया है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकते हैं। दोस्तों अब जरा समझते हैं कि हमारा जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है या फिर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो स्केलर क्वांटिटी है और जो वेक्टर क्वांटिटी है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तभी तो हम आसानी से बता पाएंगे कि हमारा जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा या एक स्केलर क्वांटिटी होगा, है ना। देखिए अगर कोई भी क्वांटिटी है उसके अंदर सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसे हम बोलते हैं वेक्टर। तो दोस्तों इसे हम एक उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमारे पास में एक पेड़ है जिससे किसी व्यक्ति की जो दूरी है वो मान लेते हैं हमें दी गई है 10 मीटर। यहाँ से ये जो दूरी है वो आपको 10 मीटर दी गई है। तो इसमें सिर्फ आपको क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड दिया गया है, किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है। अब अगर आपसे कहा जाए कि हमारे इस व्यक्ति की इस पेड़ से जो दूरी है वो है 10 मीटर और कौन सी दिशा में, आपको दे दिया जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में है, यानी कि व्यक्ति इस पेड़ से नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा है और पेड़ से इसकी जो दूरी है वो है 10 मीटर। तो इस कंडीशन में आपको क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड दिया गया है और डायरेक्शन दी गई है, दोनों चीजें दी गई है। तो इस कारण आप इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। जबकि फर्स्ट कंडीशन में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया है तो इसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। अब दोस्तों जरा समझते हैं एरिया के बारे में। तो मान लीजिए हमारे पास में कोई एक क्यूब है और आपसे पूछा जाए कि इस क्यूब का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे कि अगर इस क्यूब की वन साइड यानी कि एक फलक है उसका अगर हमारे पास में एरिया आ जाता है तो उसको हम अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस क्यूब का जो टोटल एरिया है वो हम बता सकते हैं। और दोस्तों अगर इस एक साइड का जो एरिया है वो अपने पास में है ए स्क्वायर, तो इसका आप टोटल एरिया कितना बताओगे, टोटल एरिया अपना आ जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। दोस्तों फिजिक्स की ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सोल्व करते समय हम देखते हैं कि हमें उस सरफेस का जो एरिया है, उस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके जो एरिया की डायरेक्शन है वो भी हमें पता होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लीजिएगा जिसमें हमें उस सरफेस का एरिया और उसकी डायरेक्शन दोनों की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि किसी भी सरफेस की कितनी डायरेक्शन है वो पॉसिबल हो सकती है। तो अगर बात करें इस वाली सरफेस के लिए तो यहाँ पर 2 डायरेक्शन पॉसिबल है अपनी। एक डायरेक्शन तो कौन सी होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है और एक हो सकती है इसकी परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, है ना। तो हर एक सरफेस के लिए 2 डायरेक्शन है वो पॉसिबल हो सकती है। इसी प्रकार से अगर ऊपर वाली सरफेस के लिए बात करें तो यहाँ भी हमारे पास में 2 डायरेक्शन है वो पॉसिबल हो सकती है। एक तो होगी हमारी परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में और एक हमारी होगी परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, है ना। तो यहाँ पर हमारी इस क्यूब की 6 साइड है, 6 साइड है ना। तो इसी कारण हम यहाँ पर जब इसकी डायरेक्शन बताएंगे तो 6 डायरेक्शन आप यहाँ बता सकते हो इनवर्ड डायरेक्शन में एंड 6 डायरेक्शन होगी हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो दोस्तों किसी भी सरफेस का जो एरिया है उसकी डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, चाहे परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में हो या परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में हो, है ना। तो जब भी आप किसी एरिया को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को साथ साथ में देखोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं, एरिया वेक्टर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या वाकई हमारा जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों हमारे पास में कोई एक वायर है जिसको हमने बैटरी के दोनों सिरों के साथ जोड़ दिया है ना। तो अब जरा मुझे बताइए इस बैटरी से जोड़ने के बाद
हमारी इस वायर में जो करंट है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा? आप कहेंगे करंट हमारा फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, है ना? यानी कि हमारा जो करंट है उसकी डायरेक्शन इस दिशा में होगी। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है यानी कि जो विद्युत धारा है उसमें हमारे पास में क्या है? मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें है ना? तो क्या आप कह सकते हो कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए? परंतु दोस्तों ऐसा तो है नहीं। हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। दोस्तों कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तभी कहलाएगी अगर वो वेक्टर के जो एडिशन लॉ है उसको भी फॉलो करती हो, है ना? क्योंकि देखिए नॉर्मल जो अपनी स्केलर क्वांटिटी होती है जैसे कि अपना मान लीजिए 4 है, 5 है, 6 है, तो उनको हम अर्थमेटिक्स की हेल्प से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा 50, है ना? परंतु दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमें आपस में ऐड करना हो तो वहां हम वेक्टर का जो एडिशन लॉ है उसकी हेल्प लेते हैं। दोस्तों अब जरा समझते हैं वेक्टर का जो एडिशन लॉ है वो हमें क्या बताता है। तो मान लीजिए हमारे पास में कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और आपसे पूछा जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है उनको अगर आपस में ऐड करें तो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास वैल्यू आएगी सी वेक्टर के बराबर। यानी कि जो सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर है उनको अगर हम ऐड करें तो इक्वल होगा हमारा जो अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसके बराबर, है ना? तो अब जरा समझते हैं कि क्या हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास में कोई एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है अपना 10 एम्पियर का, ठीक है? और इस वायर को हम आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट तो हमारा जा रहा है इस डायरेक्शन में और एक हमारा जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों पार्ट्स के अंदर जो करंट है वो अपना कितना फ्लो हो रहा है? मान लेते हैं इस वाले पार्ट के अंदर हमारा जो करंट जा रहा है वो है अपना है 2 एम्पियर का, एंड इस वाले जो पार्ट है इसमें हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो है अपना 8 एम्पियर का, क्योंकि जितना यहाँ पर करंट आएगा उतना ही करंट तो आगे जाएगा। दोस्तों किसी वेक्टर की एक प्रॉपर्टी और आपने पढ़ी होगी कि कोई भी दो वेक्टर है वो आपस में इक्वल होंगे या समान होंगे अगर उनका जो मैग्नीट्यूड है वो समान हो और उनकी जो डायरेक्शन है वो भी समान हो। तो क्या हम इस 10 एम्पियर के पैरेलल एक दूसरा 10 एम्पियर का एक वेक्टर मान सकते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड है वो समान हो और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी समान हो? तो अब जरा दोस्तों यहाँ पर वेक्टर का एडिशन लॉ लगाइए। तो वेक्टर का एडिशन लॉ हमें बताता है कि जो सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर है उनको अगर हम आपस में ऐड करें तो अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसके बराबर होना चाहिए, है ना? और अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है? 2 एम्पियर का है। तो ये तो बराबर आ नहीं रहा। तो इसी कारण से हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो दोस्तों बात करें अगर एरिया के लिए तो ऊपर हमने देखा कि हमारा जो एरिया है वो एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ऊपर अपन ने फाइंड किया तो अपने पास +12 वैल्यू आ रही थी। इसी प्रकार से हमने किसी दूसरे ट्राइंगल के लिए एरिया फाइंड किया तो उसकी वैल्यू -12 आ रही थी। तो हमने क्या देखा, हमारा जो एरिया है वो एक पॉजिटिव नंबर आ सकता है और एक नेगेटिव नंबर आ सकता है। और जब आप इन दोनों एरिया को आपस में ऐड करेंगे तो किन्हीं दो एरिया को ऐड करने पर इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है। तो एरिया का पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों ही हो सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा हमारा जो एरिया है उसमें डायरेक्शन होती है। इसकी जैसे डायरेक्शन थी अपनी एंटी क्लॉकवाइज, इसकी जो डायरेक्शन थी अपनी क्लॉकवाइज थी, है ना? तो एरिया में हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, परंतु फिर भी ये वेक्टर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर का एडिशन लॉ है उसको फॉलो नहीं करेगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 कुछ भी आ सकता है। इसके अलावा हमारा जो एरिया है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो दोस्तों आई होप एरिया से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।